हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उसमें 3 चीज़ें पढ़ना है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो वर्क डन बाय ए फोर्स जब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे तो 2 तरह के सिचुएशन होंगे। फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स वेरिएबल है। वर्क ख़त्म। पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर की बात करेंगे। और एनर्जी, तो देखिए एनर्जी 2 प्रकार की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सबको पता है, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी हमें सीखना है, तो वहाँ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है। तो कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं और पोटेंशियल एनर्जी किस प्रकार से निकाली जाती है। तो ये 3 सेक्शन है इसके, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो हम शुरू कर रहे हैं आज वर्क डन से। और वर्क डन बाय ए फोर्स में हम फोर्स पहले सारे कांस्टेंट फोर्सेस ट्रीट करेंगे कि उनका वर्क डन कैसे निकालते हैं, फिर कुछ वेरिएबल फोर्सेस की भी बात करेंगे। तो वर्क इज डन बाय ए फोर्स, तो वर्क डन बाय ए फोर्स F ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ds is defined as dw, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। dw इज इक्वल टू f डॉट ds। ये वर्क डन बाय ए फोर्स की डेफिनेशन है। वर्क इज डन बाय ए फोर्स, तो किस फोर्स का वर्क डन निकालना है वो आपको बताना पड़ेगा, और ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ मोशन, किस डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब देखिए, अगर टोटल वर्क डन निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल dw मतलब इंटीग्रल f डॉट ds। ये बात समझ में आती है। और अगर मान लीजिए फोर्स वेक्टर कांस्टेंट है तो हम टोटल वर्क डन निकालते समय इस इंटीग्रेशन f डॉट ds में से f फोर्स को बाहर निकाल सकते हैं आउट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये जो ds वेक्टर्स का सम है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट s ऐसा बन जाता है। कैसे बन जाता है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। तो बताओ ds वेक्टर सारे ds वेक्टर का सम क्या आएगा। तो पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से लास्ट साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, और ये नेट डिस्प्लेसमेंट। तो ds वेक्टर का वेक्टर सम करोगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स f डॉट ds आया, तो इसके ऊपर हम पहले काम करना शुरू करते हैं। फिर हम वेरिएबल फोर्स का वर्क डन इंटीग्रेट करके निकालना भी सीखेंगे। तो वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स से मैं शुरू करता हूँ। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स इज कांस्टेंट वेक्टर। तो वर्क डन का फार्मूला बना F डॉट S। तो इसकी यूनिट, वर्क डन की यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला बताओ। तो वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा mlt-2 इंटू L, मतलब ml2t-2। तो इसकी SI यूनिट क्या बनेगी, जूल। J कैपिटल लिखो या जूल लिखोगे तो J स्मॉल लिखकर पूरा जूल लिखो, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसी है, और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। कोई भी पाथ से गया हो पार्टिकल, उससे मतलब नहीं। ds वेक्टर का वेक्टर सम करा अपन ने ये, और ये एंगल इनके बीच में थीटा है। तो हम वर्क डन को कैसे लिख सकते हैं, f cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट है ये। तो इस w इज इक्वल टू f cos थीटा को हम 2 तरीके से रीड करते हैं। देखिए, या तो आप कहो कि ये w जो है f इंटू s cos थीटा है, मतलब ये हुआ कि कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालोगे तो ये s cos थीटा आएगा।
परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट एस साइन थीटा आएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऐसा लिखा अपन ने। या W इज इक्वल टू हमने F cos थीटा इंटू एस ऐसा लिखा। तो इसका मतलब होगा कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये फोर्स है, तो फोर्स के दो कंपोनेंट बनाओ, एक तो अलोंग डिस्प्लेसमेंट और एक परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। तो एक ही आएगा कंपोनेंट और एक ही आएगा कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा F cos थीटा। तो इसको हम कैसे रीड कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो तरीके से हम इसको देख पा रहे हैं। ये ध्यान रहे कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है, यहाँ पर इनिशियल पोजीशन रही होगी पार्टिकल की, यहाँ फाइनल पोजीशन रही होगी पार्टिकल की, और किसी भी पाथ से गया, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ये फाइनल टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट, उसकी बात चल रही है। इंटीग्रल वेक्टर ds, ठीक है, एग्जाम्पल देकर समझाओ। तो कांस्टेंट फोर्स का वर्डन निकालना है। एक सिचुएशन ली अपन ने कि एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और उसकी डायरेक्शन फिक्स है, हॉरिजॉन्टल से एट एन एंगल 37 डिग्री हमेशा लगता है। और ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ आ गया, कितना चला ये? तो मान लीजिए इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 20 मीटर। तो पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जाने में वर्क डन बाय फोर्स F कितना होगा? तो ये होगा F डॉट S, मतलब F इंटू एस इंटू कॉस 37। तो मैं लिखूँगा इसको ऐसे F cos 37 इंटू एस। वैसे तो वैसे भी आंसर आ जाता, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट F cos 37 है। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग डिस्प्लेसमेंट 80 न्यूटन और एक परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट 60 न्यूटन। तो मुझे 80 न्यूटन का वर्क डन निकालना है। तो 80 न्यूटन और ये एक फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, दोनों के बीच में एंगल 0 है, cos 0 1 होता है। तो मैंने इस 100 को जैसे कि सपोज दो पार्ट में ब्रेक कर लिया कि ये 100 न्यूटन नहीं लग रहा, ये एक 80 न्यूटन और एक ही 60 न्यूटन लग रहा है। 60 न्यूटन चूँकि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, cos 90 0 होता है, तो इस अकेले 60 न्यूटन फोर्स का वर्क डन 0 होगा। इस 80 न्यूटन फोर्स का वर्क डन 80 इंटू 20 ऐसा हो जाएगा। तो ये 1600 जूल, ऐसा मेरा आंसर आ गया। सोचने का तरीका बदल रहे हैं पर वैल्यू तो मैं भी रख सकता था 100 इंटू 20 इंटू 4/5, पर मैं इसको F cos 37 कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऐसा कर रहा हूँ। या उल्टा भी कर सकते हैं कि फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे कि एक ऐसा हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका रेडियस r है और यहाँ से एक पार्टिकल स्लाइड होता हुआ यहाँ आया, ये एंगल मान लीजिए थीटा है। तो इस पोजीशन ए से इस पोजीशन बी तक में वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम ए टू बी आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? तो ग्रेविटी फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है जो कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसा एक्ट होगा। मान लीजिए पार्टिकल का मास m दिया हुआ था, ठीक है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? mg। अब इसका रेडियस मान लीजिए कि r दिया हुआ था, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए टू बी ऐसा है। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कंपोनेंट दो आएंगे, एक तो इधर आएगा परपेंडिकुलर टू फोर्स और एक इधर आएगा अलोंग द फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये कितना आएगा? तो यहाँ मैंने ज्योमेट्री लगाई, ये r cos थीटा आएगा, r cos थीटा आएगा। तो मैंने लिखा फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना है? r cos थीटा। बस ये वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया। समझे बात को? डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ a टू b ऐसा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर टू फोर्स और एक
अलॉन्ग द फोर्स, तो अलॉन्ग द फोर्स mg कितना डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट आ रहा है, तो ये कितना नीचे आया, तो देखो r cos थीटा नीचे आया, तो फोर्स इंटू r cos थीटा। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब एक और सिचुएशन देखो कि एक ऐसा हेमिस्फेरिकल बाउल है, उल्टा रखा हुआ है, रेडियस r है, और इसके हाईएस्ट पॉइंट से एक ब्लॉक स्लाइड होकर यहाँ तक आता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर उसका कितना है, थीटा। इसका मास m है। तो A टू B वर्डन बाय ग्रेविटी निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है A टू B। और फोर्स कहाँ है, फोर्स तो ये है वर्टिकली डाउनवर्ड mg। तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे। अलोंग द फोर्स कंपोनेंट कितना आएगा, तो अलोंग द फोर्स देखिए कंपोनेंट ये आएगा, ये कितना होता है, तो इस ट्रायंगल में देखिए ये r है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा r cos थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल r में से r cos थीटा को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो फोर्स कितना mg, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना r माइनस r cos थीटा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम A टू B, फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऐसा वर्क डन आ गया। ओके, कैसा वर्क डन आया, पॉजिटिव। यहाँ कैसा वर्क डन आया, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जो फोर्स की डायरेक्शन है और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है उसके बीच में एक्यूट एंगल है। तो F डॉट एस में जो ये कॉस थीटा आएगा, एक्यूट एंगल के लिए कॉस थीटा पॉजिटिव आता है, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए कॉस थीटा नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर F और S के बीच में एक्यूट एंगल होने से वर्क डन पॉजिटिव आएगा। यहाँ भी फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट ऐसा, इनके बीच में एक्यूट एंगल है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। या यूँ कह लूँ कि अगर ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ रहा है, तो वर्क डन दोनों के एक ही डायरेक्शन होने के कारण वर्क डन पॉजिटिव आएगा। यही अगर मान लीजिए कि कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर हम निकालते और फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट आता वो कंपोनेंट, तो वर्क डन नेगेटिव आता। कैसे, मैं बताता हूँ। तो देखिए एक एग्जांपल मैंने लिया कि एक सिंपल पेंडुलम है, वो लोएस्ट पोजीशन से एक्सट्रीम एंड तक गया, A टू B गया, ठीक है। इसका लेंथ L है और ये एंगल थीटा है, यहाँ से सस्पेंडेड है। बॉब का मास m है। अब आपको वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम A टू B ऑन दिस बॉब करना है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, फोर्स की डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा फोर्स, कांस्टेंट फोर्स है। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, A टू B, ये डिस्प्लेसमेंट है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो परपेंडिकुलर टू फोर्स mg एंड एक होगा अलोंग फोर्स mg। अलोंग मतलब इन दी लाइन ऑफ, चाहे वो सेम डायरेक्शन में चाहे अपोजिट डायरेक्शन में। अलोंग का मतलब अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन। अब देखिए mg के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट s का ये कंपोनेंट, कितना होगा ये, तो ये L cos थीटा यहाँ से यहाँ तक होगा, L cos थीटा, तो ये हो जाएगा L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अभी अपोजिटली डायरेक्टेड है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव आएगा, कितना, फोर्स इंटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और अगर वो अपोजिटली डायरेक्टेड हो तो माइनस लगा देना। लॉजिक यहाँ से पैदा हो रहा है कि F और S के बीच का ये एंगल जो है ना ऑब्ट्यूज एंगल है, तो कॉस थीटा जब करोगे F डॉट एस इजिकल टू एफ एस कॉस थीटा, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए कॉस थीटा नेगेटिव आ रहा है। यह हम पहचानेंगे कैसे, तो ऐसे पहचानना कि डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट जो ले रहे हैं वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आए तो वर्क डन नेगेटिव, और कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम डायरेक्शन में आए कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन पॉजिटिव। यहाँ पर वर्क डन
नेगेटिव। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के अपोजिट है, तो वर्क डन बाय फोर्स नेगेटिव होगा, यहाँ पर वर्क डन बाय फोर्स पॉजिटिव होगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ऐसा आ रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो यहाँ पे वर्क डन बाय फोर्स पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आता है, समझ में आ गया? तो क्या वर्क डन बाय फोर्स जीरो भी आ सकता है? हाँ, आ सकता है। मान लीजिए कि हमने किसी फोर्स को लगाया और वर्क डन जीरो आ रहा है। फोर्स लगाया मतलब फोर्स तो नॉन जीरो है, फोर्स तो अप्लाई किया है, फोर्स तो नॉन जीरो है। तो वर्क डन अगर जीरो आ रहा है तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, जैसे कि एक वॉल है, उस वॉल पर मैं यहाँ खड़ा होकर हाथ से 1 घंटे तक इसको धक्का दे रहा हूँ, वॉल तो डिस्प्लेस हो ही नहीं रही, तो मेरे इस फोर्स का वर्क डन क्या आएगा? जीरो। या थीटा 90 है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 है। जैसे कि एक इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक है मास m का और वो स्लाइड होता हुआ नीचे l डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? तो मुझे क्या निकालना है? जीरो वाला वर्क डन। तो जीरो वाला वर्क डन आएगा नॉर्मल रिएक्शन का। तो यहाँ देखिए नॉर्मल रिएक्शन कितना है, तो ये तो हो गया mg, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन ये लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? n इज इक्वल टू mg cos थीटा, mg cos थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन एक नॉन जीरो फोर्स है, बिल्कुल, और डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल। कांस्टेंट फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, हाँ कांस्टेंट फोर्स है। तो वर्क डन का फार्मूला क्या होगा? वही n डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड आपने रखा mg cos थीटा, mg cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड l, और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना आया? जीरो। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन जीरो आ गया। तो इस तरह से वर्क डन बाय ए फोर्स, ए नॉन जीरो फोर्स कैन बी जीरो इफ s is जीरो और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, ये वाला केस। ठीक है, देखिए एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट कौन कौन सी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं और रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट कौन कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी होती हैं, सोच के बताओ। तो रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है फोर्स एंड टाइम इंटरवल। मान लीजिए लिफ्ट है, लिफ्ट में एक स्ट्रिंग से ब्लॉक लटका हुआ है, लिफ्ट ऊपर जा रही है। बताओ लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी कुछ है a अपवर्ड, तो टेंशन कितना होगा? तो चाहे आप उसको लिफ्ट फ्रेम से निकालो, चाहे उसको ग्राउंड फ्रेम से निकालो, टेंशन T इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए आएगा। वो टेंशन रेफरेंस फ्रेम लिफ्ट की हो या ग्राउंड की हो सेम आएगा। ऐसा नहीं कि एक बोल रहा है कि टेंशन कम है और दूसरा बोल रहा है कि नहीं नहीं टेंशन बहुत ज़्यादा मेरी कैलकुलेशन में आ रहा है, तो उस हिसाब से तो धागा ही टूट जाना चाहिए। तो धागा तो नहीं टूट रहा है, उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से ज़्यादा दूसरा बता नहीं सकता, तो अलग अलग ऑब्जर्वर अलग अलग फोर्स की वैल्यू नहीं बताएंगे। तो फोर्स रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट है, इसी प्रकार से टाइम इंटरवल भी रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट है क्लासिकल मैकेनिक्स में। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में कुछ अलग बातें होती हैं टाइम डायलेशन वगैरह की, वो सब हाइपोथेटिकल है। यहाँ हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें, रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट की बात करें, तो रेफरेंस फ्रेम पर कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंट होती हैं। तो सोच के देखो एक एग्जांपल कि एक ट्रेन जा रही है वेलोसिटी v से और उसमें एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है ना, एक ब्रीफकेस रखा हुआ है। अब उस ब्रीफकेस के डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t पर विचार करो। ट्रेन में बैठा हुआ एक पैसेंजर क्या रीड करेगा कि भाई ये बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो है, स्पीड जीरो है, वेलोसिटी जीरो है।
लेकिन ग्राउंड फ्रेम में खड़ा हुआ आदमी उस बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट भी देखेगा, डिस्टेंस ट्रेवल भी देखेगा, स्पीड भी देख रहा है, वेलोसिटी भी देख रहा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट हो जाएंगी। मान लीजिए कि वो जो ट्रेन है वो एक्सेलरेट हो रही है, तो ट्रेन में बैठा हुआ पैसेंजर तो बोलेगा बॉक्स का एक्सेलरेशन 0 है, ये तो स्टेशनरी दिख रहा है मुझे। लेकिन ग्राउंड फ्रेम में ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि ये ट्रेन के साथ में बॉक्स भी एक्सेलरेट हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में अलग अलग प्राप्त हो रहा है, तो ये भी रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट है। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है रेफरेंस फ्रेम पे, इसलिए वर्क डन बाय ए फोर्स और स्पीड से काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मास भी डिपेंड करेगा रेफरेंस फ्रेम पर। जैसे वो बॉक्स है, बॉक्स की काइनेटिक एनर्जी ट्रेन की रेफरेंस फ्रेम में 0 है, जबकि ग्राउंड ऑब्जर्वर की निगाह में तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है ½ mv²। तो ये बात हुई रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की। अब एक एग्जांपल देके बताता हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए लिफ्ट है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है v, ठीक है। यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लिनेशन थीटा है, एक मास m का ब्लॉक है, यहाँ से इसको अपन ने रिलीज़ किया फ्रॉम रेस्ट। तो ये t टाइम में, यहाँ t = 0 है, यहाँ t = t है, t टाइम में ये भाई साहब यहाँ आ गए, ठीक है। कितना चले, तो मान लो कि ये l डिस्टेंस चले, निकाला जा सकता है t टाइम में। तो आपसे पूछा कि वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इन टाइम t, आपको लिफ्ट रेफरेंस फ्रेम में भी निकाल के बताना है और ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में भी निकाल कर बताना है। तो देखो लिफ्ट रेफरेंस फ्रेम में, लिफ्ट में खड़ा हुआ ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि मैं देख रहा हूँ कि जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, तो देखिए ये एंगल थीटा है, FBD बनाया है मैंने, इस ब्लॉक पर mg इसका वेट लगेगा और इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और सूडो लगेगा नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट 0 है, तो n = mg cos थीटा ऐसा आ जाएगा और इधर एक्सेलरेशन इसका आ जाएगा g sin थीटा इन दी लिफ्ट रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। और ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट करूँगा डिस्प्लेसमेंट का, तो वर्क डन आ जाएगा। तो मैंने वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इन लिफ्ट रेफरेंस फ्रेम करा, तो ये n.s जब मैंने करा तो ये mg cos थीटा इंटू l इंटू cos 90 से 0 आ गया। बताओ फोर्स ऐसा है और डिस्प्लेसमेंट इन लिफ्ट रेफरेंस फ्रेम ऐसा है। ध्यान दीजिए, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इन लिफ्ट रेफरेंस फ्रेम है, कितना जो भी कैलकुलेट करके आएगा l दिया हुआ है, पर ये नॉर्मल रिएक्शन के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल रिएक्शन के परपेंडिकुलर है। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ है, ऐसा है नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इन ग्राउंड फ्रेम निकालना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इन ग्राउंड फ्रेम अगर निकालना हो तो मैं लिखूंगा नॉर्मल रिएक्शन का डॉट प्रोडक्ट कर दो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक से इन ग्राउंड फ्रेम ऑब्वियसली। तो ग्राउंड फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इसको मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इन लिफ्ट फ्रेम प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट इन ग्राउंड फ्रेम, है ना। SBG = SBL + SLG। तो वर्क डन आया n.SBL प्लस n.SLG। अब देखो डिस्प्लेसमेंट का ये तो है ग्राउंड फ्रेम डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट SBL, इसमें ये SLG भी ऐड करना पड़ेगा। SLG डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट इन टाइम t, ऊपर की तरफ कितना होगा, VT होगा ना VT। अब एंगल शेंगल बताओ, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है। तो नॉर्मल रिएक्शन का SBL के साथ
डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। और नॉर्मल रिएक्शन का SLG के साथ, तो नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड इंटू SLG का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा ऐसा आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg कॉस थीटा, नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड mg कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट vt और इनटू कॉस थीटा। तो कुल मिला के वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना आया, mg vt कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड फ्रेम में नॉन जीरो आ रहा है, जबकि लिफ्ट रेफरेंस फ्रेम में 0 आ रहा है। तो वर्क डन बाय ए फोर्स डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम चोजन। ये एग्जाम्पल बड़ा मस्त एग्जाम्पल है। और कैलकुलेशन कैसे करते हैं, SBG को SBL प्लस SLG लिखकर, ये भी बड़ा सुंदर प्रयोग है। तो इसको आप अपनी डिक्शनरी में बिठा दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के ऊपर ये x एक्सिस के अलावा एक फोर्स F इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप ऐसा लगा, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 मीटर तक इस ब्लॉक को ले गया। ये पोजीशन A है, ये पोजीशन B है। तो वर्क डन बाय फोर्स F A टू B निकालो। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रल F डॉट ds को dx भी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो x एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक, A से B तक। इंटीग्रेशन करके इसको निकालना है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू कॉस 0 फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर। तो ये कितना आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 0 टू 2 मीटर। तो ये हो जाएगा 8/3 यूनिट्स, या मैं इसको जूल लिख सकता हूँ अगर यहाँ पर न्यूटन में दे देता हूँ क्वेश्चन में। तो ये मीटर तो दे ही रखा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इंटीग्रेट कर कर हमें वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स निकालना होगा। अगले क्वेश्चन में कहा कि इस पॉइंट 1,2 मीटर से इस पॉइंट 2,4 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। और जो फोर्स लग रहा था वो वेरिएबल था, क्या था वो, तो सपोज एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप न्यूटन। तो आपको निकालना है वर्क डन बाय फोर्स A टू B। तो वर्क डन बाय फोर्स A टू B निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रल F डॉट ds। अब XY प्लेन में मोशन हो रहा है, तो हम F तो दिया हुआ है उसकी वैल्यू लिख देंगे और डॉट dx आई कैप प्लस dy जे कैप ऐसे लिखेंगे यूनिट वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। कहाँ से कहाँ तक, 1,2 से 2,4 तक, ठीक है। अब देखिए आई कैप डॉट आई कैप 1 cos 0 1 होता है, आई कैप डॉट जे कैप म्यूचुअली परपेंडिकुलर है 0 होता है। तो आई कैप डॉट आई कैप वाला एक इंटीग्रल बनेगा x dx और जे कैप डॉट जे कैप वाला एक इंटीग्रल बनेगा कहाँ से कहाँ तक, तो x वेरीज फ्रॉम 1 to 2 एंड y वेरीज फ्रॉम 2 to 4, इजंट इट। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 1 to 2 प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 2 to 4। वैल्यू रखोगे तो ये आएगा 4 - 1 अपॉन 2 और यहाँ से आएगा 64 - 8 अपॉन 3। लिमिट की वैल्यू रखो, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा 3/2 प्लस वहाँ से
56/3। गंदा है पर धंधा है ये। एलसीएम ले लो 6, तो ये जाएगा 9 प्लस तो फाइनल आंसर कितना आया 121/6। तो वर्क डन आया 121/6 जूल। ऐसे हमने वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकाला। इसमें क्या सीखा कि ds वेक्टर को dx i कैप प्लस dy j कैप करना और फिर डॉट प्रोडक्ट करना, तो i कैप वाला रह जाएगा, j कैप वाला रह जाएगा, और फिर इंटीग्रेट कर देना, x को अलग करके y को अलग करके आइडिया से इंटीग्रेट करने की तो टेक्निक होती है, और फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई तो आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। इंटीग्रेशन के आइडियाज़ हैं, देखिए मान लीजिए कि फोर्स दिया हुआ है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप न्यूटन, और पार्टिकल को डिस्प्लेस किया हमने 1,2 मीटर से बी 3,4 मीटर। अब हमको निकालना है फाइंड वर्क डन बाय फोर्स एफ ए टू बी। तो क्या करूं मैं, तो मैंने लिखा वर्क डन बाय फोर्स एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी एस। तो ये हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू रखी वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट डी एस की जगह क्या लिखूँ मैं, डी एस की जगह लिखा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो ये क्या बना वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। लो भैया करो अब इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक 1,2 से 3,4 तक। क्या करूँ मैं, तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई को अपन क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स वाई, जिसका इंटीग्रल होगा एक्स वाई और लिमिट 1,2 से 3,4। ये कैसे करा, तो देखिए अगर मान लीजिए मैं एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहे हैं, तो उनका प्रोडक्ट भी चेंज हो रहा है। तो मैं लिखूँगा एक्स डिवाई बाई डी टी प्लस वाई डी एक्स बाई डी टी, प्रोडक्ट रूल। अब डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई। तो डी ऑफ एक्स का इंटीग्रल एक्स होता है, डी ऑफ वाई का इंटीग्रल वाई होता है, डी ऑफ टी का इंटीग्रल टी होता है, तो डी ऑफ फलाने का इंटीग्रल फलाना होगा, तो डी ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रल एक्स वाई होगा। अब इसमें मज़े से आप वैल्यूज रख दो, पहले अपर लिमिट 3 × 4 मतलब 12 माइनस 1 × 2, तो आंसर आया 10 जूल। तो ये एक नया आइडिया मैंने आपको बताया, इंटीग्रेशन का टेक्निक है, फिजिक्स कुछ नहीं इसमें, तो मैथमेटिक्स है। एक और इंटीग्रेशन का आइडिया बताता हूँ, जैसे कि फोर्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप न्यूटन, और पार्टिकल को y इक्वल टू एक्स लाइन पर इनिशियल पोजीशन 1,1 से फाइनल पोजीशन 3,3 तक इस स्ट्रेट लाइन पर ले गए पार्टिकल को, ठीक है। पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड along line y equal to x. There may be several forces acting on the particle, and therefore this particle
फाइनली मूव्स अलॉन्ग दिस लाइन y इक्वल टू एक्स। जैसे कि मान लीजिए एक ग्रूव है, एक नाली है, उसमें पत्थर पड़ा है, पत्थर पे धागा बांधा हुआ है, धागे को हम आड़ा टेढ़ा कैसा भी खींचेंगे तो वो पत्थर तो अलॉन्ग द ग्रूव, अलॉन्ग द नाली ही चलेगा ना, क्योंकि उस पर उस ग्रूव की वर्टिकल वॉल से भी कुछ फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन वगैरह लगेगा, एंड दैट ग्रूव विल गाइड द पार्टिकल टू मूव अलॉन्ग द ग्रूव। मीन्स देयर मे बी सेवरल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, resultant of which is it is moving from A to B along this line y equal to x, and the several forces, out of those several forces one of the force is this F, and I want to calculate work done by this particular force F during this displacement A to B along line y equal to x। क्वेश्चन क्लियर? तो क्या करूं मैं? तो मैंने लिखा कि भाई वर्क डन का मतलब होता है इंटीग्रल F डॉट डी एस। तो कहाँ से कहाँ तक? A से B तक। अच्छा, फोर्स क्या है? एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप, डॉट प्रोडक्ट करा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप फ्रॉम ए टू बी। तो वर्क डन कितना आया? आई कैप वाले और जे कैप वाले ऐसे बैठ गए, ठीक है। अब इसको 1 से, तो 1 से 3 तक ये वेरी कर रहा है और 1 से 3 तक ये भी वेरी कर रहा है। तो मेरा आंसर कितना आया? एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 1 to 3 प्लस वाई स्क्वायर फ्रॉम 1 to 3। तो ये हो जाएगा 27 माइनस 1 26/3, और ये हो जाएगा 8। तो इतने जूल, ऐसा आंसर आ गया। सिंप्लीफाई कर लो। पर अगर क्वेश्चन में मैं कुछ गड़बड़ करता कि मैंने फोर्स F1, इस पर एक और फोर्स लग रहा है, और वो कैसा है? वो है 2y आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। गड़बड़ कर दी मैंने। अब इस फोर्स का वर्क डन along this displacement y equal to x line from A to B कैलकुलेट करो। तो मैं क्या करूँगा? तो मैं यहाँ लिखूँगा वर्क डन बाय F1 इंटीग्रल F1 डॉट डी एस। अब F1 डॉट डी एस करोगे तो क्या आएगा? 2y dx प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। हाँ कि ना? अब इसमें मज़ेदार बात क्या है कि एक ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि y इक्वल टू एक्स है। y इक्वल टू एक्स है तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स करें तो 1 आएगा, मतलब dy इज इक्वल टू डी एक्स है। ये जानकारी मुझे इससे मिली, तो मैंने यहाँ y को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना मुझे आता है, तो मैंने इसको dx को dy लिख दिया। और यहाँ लफड़ा हो रहा था, यहाँ dx चाहिए था तो dy की जगह dx लिख दिया। अब सिंपल हो गया। अब y की लिमिट बताओ 1 से 3, x की लिमिट बताओ 1 से 3, ठीक है। तो y की लिमिट भी 1 से 3, x की लिमिट भी 1 से 3। सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना आएगा? वाई स्क्वायर फ्रॉम 1 to 3 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 1 to 3। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 9 - 1 8, और यहाँ से कितना आएगा? 26/3। तो ये भी उतना ही आ गया, ये भी उतना ही आ गया। डिफरेंट भी आ सकता था, ऐसा नहीं कि हर बार सेम ही आएगा। तो उतना ही आ गया। पर करने का, सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया कि y को जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने की नौबत आ रही है तो हमने dx को dy के साथ या dy को dx के साथ रिप्लेस कैसे करना है, तो वो इस इक्वेशन ऑफ पाथ से हम रास्ता निकालेंगे। आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन और कठिन बना देता हूँ मैं। ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, y इज इक्वल टू 2x
तो जब x की वैल्यू 1 होती है तो y की वैल्यू 2 होती है, जब x की वैल्यू 2 होती है तो y की वैल्यू 4 होती है। a से b तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है ना। और फोर्स कैसा लग रहा था, तो फोर्स अब की बार और गंदा ले लिया, एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप न्यूटन। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स फ्रॉम ए टू बी निकालो, तो क्या करोगे। तो देखो, एक तो इसका सहारा है, बहुत बड़ा सहारा है, बहुत बड़ा सहारा है। मैं ये यहाँ से सबसे पहले समझ पा रहा हूँ कि डिवाई बाय डी एक्स करूँगा तो 2 आएगा, मतलब डिवाई इज इक्वल टू 2dx है और y इज इक्वल टू 2x भी है। तो दो बातें मुझे पता है, y को x में, x को y में, x को dy में, dy को dx में चेंज करने के आइडियाज़ यहाँ से मैंने प्रोड्यूस कर लिए, क्योंकि यहाँ लफड़ा होने वाला है। जैसे आप निकालोगे ना वर्क डन इंटीग्रल f डॉट डी एस, तो क्या लिखोगे, इंटीग्रल एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप ए टू बी। बोलो साहब, ये एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप, और डी एस को क्या लिखा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो हमारा वर्क डन का एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है, एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। एक्स की लिमिट रखेंगे अपन कहाँ से कहाँ तक, एक्स से 1 से 2, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है ये, और ये वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो 2 to 4। ठीक है। अब भाई इसको कैसे इंटीग्रेट करूँ, तो y को हटा के x लिख लो ना। अरे कैसे, y इक्वल टू 2x है ना। अरे वाह, मज़ा आ गया। तो ये तो 2x स्क्वायर डी एक्स ऐसा हो गया 1 से 2, और यहाँ x को हटाओ क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो x स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर अपॉन 4 लिखा, वाई स्क्वायर अपॉन 4 लिख दो, तो वाई क्यूब अपॉन 4 ऐसा बैठेगा, फ्रॉम 2 to 4। अब तो हो जाएगा, हाँ अब तो हो जाएगा सर। कैसे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और ये 2/3 अपन ने बाहर कर दिया, ये 1 से 2, और यहाँ 1/16 y⁴ फ्रॉम 2 to 4। तो ये कितना हो जाएगा, 2 क्यूब मतलब 8 माइनस 1 क्यूब मतलब 7 हो गया, मतलब 14/3। और यहाँ से 256 माइनस 16, 256 माइनस 16 यानी 240/16। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इतने जूल। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 से कैंसिल हो जाएगा ना ये। तो करूं क्या, पूरा कर लोगे ना, क्या करूं, बोलो 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 बोलो, कितना आ रहा है ये 14/3 प्लस, वाह 15 आ गया ये तो 15 3 जा 45, 45 50 60 59/3 जूल। ठीक है, आ गया। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल होता है, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। जैसे जैसे उसमें एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन चेंज होगा एक्स, वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स भी चेंज होगा। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर स्ट्रेच और कॉम्प्रेशन कैसे निकालेंगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ये भी वेरिएबल फोर्स है। तो हम मान लीजिए कि नेचुरल लेंथ यहाँ है, ठीक है ना। अब इसको हम फोर्स लगाकर एक्सटेंशन x1 यानी लोकेशन A से एक्सटेंशन x2 तक स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फ्रॉम A to B निकालना है।
तो हम लिखेंगे इंटीग्रल स्प्रिंग फोर्स डॉट ds फ्रॉम A टू B। तो देखिए, अगर मैं इधर आई कैप मानूँ तो यहाँ कहीं भी बीच में जब स्ट्रेच x है तब स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा हैंडल पर, स्प्रिंग फोर्स इधर FSP kx लगेगा। तो उसकी डायरेक्शन मेरे अगले छोटे से डिस्प्लेसमेंट ds के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट, जब इसका स्ट्रेच x है तो स्ट्रेच x से x प्लस dx के दौरान जो छोटा सा वर्क डन होगा dw बाय स्प्रिंग फोर्स, उसको मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा kx मैग्नीट्यूड है, उधर वो dx मैग्नीट्यूड है, और इनके बीच में एंगल कितना है, पाई। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन, छोटा सा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, जिसको इंटीग्रेट करके टोटल निकालने वाला हूँ, ये कितना आया, माइनस kx dx। तो टोटल वर्क डन कितना आएगा स्प्रिंग फोर्स का, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे छोटे से वर्क डन को, कहाँ से कहाँ तक, तो माइनस kx dx फ्रॉम x1 टू x2। तो हमें क्या मिलेगा, माइनस k/2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हो गया वर्क डन बाय स्प्रिंग ड्यूरिंग स्ट्रेच x1 टू x2। x2 है फाइनल, x1 है इनिशियल। अच्छा, इसमें एक्सटेंशन हो x या कॉम्प्रेशन हो x, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस या माइनस, क्योंकि ये स्क्वायर में आ रहा है। तो x में भी स्ट्रेच एक्सटेंशन और x में भी कॉम्प्रेशन। एक कॉम्प्रेशन था पहले, बाद में हो गया एक्सटेंशन x2। पहले कॉम्प्रेशन था x1, बाद में हो गया एक्सटेंशन x2, कोई फ़र्क नहीं। आप तो वैल्यू डालो, वो स्क्वायर होके आएगा, तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा, चाहे x नेगेटिव में हो चाहे x पॉजिटिव में हो। एक्सटेंशन को हम पॉजिटिव करें तो कॉम्प्रेशन को नेगेटिव कहना पड़ेगा। तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन का फार्मूला याद कर लो, क्या है, माइनस k/2 x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर। ठीक है। ये अब एक और बात कि हम एक बात समझना चाहते हैं कि जो हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, यही चक्कर पड़ेगा। ये माइनस लगाना भूल गए, नहीं भूले भाई, हाफ kx स्क्वायर टाइप का फार्मूला तो हमें समझ में आ रहा है। अब हमें प्लस माइनस देखना है। तो ये है नेचुरल लेंथ। तो इफ़ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम नेचुरल लेंथ, ऐसा है डिस्प्लेसमेंट, तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा इधर अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव आना है। एंड सपोज इफ़ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम नेचुरल लेंथ पोजीशन बाय कॉम्प्रेसिंग द स्प्रिंग, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वापस से नेचुरल लेंथ में आने के लिए हैंडल पर, राइटवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेफ्टवर्ड, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कैसा आएगा, नेगेटिव। एंड इफ यू आर मूविंग टूवर्ड्स नेचुरल लेंथ फ्रॉम ए स्ट्रेच्ड पोजीशन और ए वेरी लार्ज compressed पोजीशन, इफ यू आर मूविंग टूवर्ड्स नेचुरल लेंथ, तब क्या होगा, तब देखो जो डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। यहाँ पर हैंडल पर ये स्प्रिंग भी इधर ही फोर्स लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो यहाँ पर वर्क डन बाय स्प्रिंग कैसा आएगा, पॉजिटिव। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0, cos 0 1, वहाँ पर cos पाई -1 हो रहा था। तो ये बात ध्यान रखना कि इफ़ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम नेचुरल लेंथ कंडीशन आइदर दिस वे और दैट वे, आइदर compressing और extending the spring, the work done by spring will be negative. And if you are moving towards natural length position, then work done by spring will be positive. ये नेगेटिव पॉजिटिव का सेफगार्ड करने का सबसे बढ़िया तरीका, ये समझ लो। तो एक क्वेश्चन बनाया कि मान लो ये स्प्रिंग है, यहाँ नेचुरल लेंथ थी, ये पोजीशन है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम नेचुरल लेंथ,
ए, यहाँ से हैंडल को अपन लेके जाएंगे और नेचुरल लेंथ से 30 सेंटीमीटर राइट, ये फाइनल पोजीशन है अपनी बी, यहाँ तक। के स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो 1000 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ए टू बी आपको फाइंड करना है। क्या करोगे? तो हम दो तरीके से सोच सकते हैं। पहला तो ये कि फार्मूला लगा दो, वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस के बाई टू एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 2। अभी सेंटीमीटर में है तो मीटर में रखना पड़ेगा, इसको ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। तो ये हो जाएगा 20/100, नहीं फाइनल कितना है 30/100 का स्क्वायर माइनस 20/100 का स्क्वायर। चाहे कॉम्प्रेशन हो चाहे एक्सटेंशन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा। तो देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ से 10 का स्क्वायर आएगा 100, यहाँ से भी 100, तो ये दो जीरो यहाँ से कैंसिल होंगे तो यहाँ 5 बचेगा, तो अंदर क्या बचेगा 9 माइनस 4, तो ये कितना हुआ -25 जूल। ये नेगेटिव आ रहा है, हाँ नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो ये पॉजिटिव वर्डन करेगा और यहाँ से यहाँ तक ये नेगेटिव वर्डन करेगा स्प्रिंग फोर्स। क्यों? क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट अपन इधर राइट वर्ड कर रहे हैं और स्प्रिंग फोर्स लग रहा है लेफ्ट वर्ड, तो इधर का वर्डन कैसा आएगा नेगेटिव और इधर का वर्डन कितना आएगा पॉजिटिव। ठीक है ना? तो आंसर नेगेटिव आना ही है। मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर आऊँ, इसको मैंने कहा पोजीशन सी, ए टू सी ले जाऊँ और फिर सी टू बी ले जाऊँ और उसको ऐड कर दूँ तो भी तो निकाल सकता हूँ टोटल वर्क डन। तो मैंने कहा कि ए टू बी निकालने के बजाय अपन एक काम करते हैं, ए टू सी निकाल लेते हैं और फिर सी टू बी निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ए टू सी में अपन ने फार्मूला लगाया, तो क्या लिखेंगे अपन कि वर्क डन आएगा, एक x तो 0 हो जाएगा और एक x ये इनिशियल वाला रह जाएगा जो भी है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में वर्क डन कैसा होगा पॉजिटिव, कितना हाफ के एक्स स्क्वायर, एक x 0 हो गया, एक ही x बचा है और नेगेटिव पॉजिटिव हम देख कर लिख रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हम देख कर लिख रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक वर्क डन पॉजिटिव आएगा और यहाँ से यहाँ तक वर्क डन नेगेटिव आएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ऐसा भी कर सकते हो। तो देखो वही सिचुएशन बन गई कि ये 30 वाला तो नेगेटिव में है और 20 वाला पॉजिटिव में है, और सिंप्लीफाई करोगे के की वैल्यू रखकर तो ये फाइनली -25 जूल आ जाएगा। आप समझना, अगर एक पोजीशन नेचुरल लेंथ वाली है और एक पोजीशन ये है जिसमें स्ट्रेच या कॉम्प्रेशन है x, सोचो सोचो सोचो, यहाँ से यहाँ तक ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, वर्क डन कैसे लिखेंगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू -k/2 x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर। तो कितना आया ये, तो ये आया पॉजिटिव k/2 x स्क्वायर। पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसी डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा मान लीजिए कि यहाँ इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाना है, तो मैंने अगली सिचुएशन बनाई कि नेचुरल लेंथ से मुझे स्ट्रेच करके x तक जाना है। अब बताओ, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, वर्क डन क्या होगा? तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू -k/2 x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर। तो कितना आया -k/2 x स्क्वायर, नेगेटिव आया। नेगेटिव क्यों आया?
क्योंकि जब एक्सटेंशन हो रहा था तो डिस्प्लेसमेंट था राइटवर्ड और स्प्रिंग फोर्स लग रहा था नेचुरल लेंथ में आने के लिए हैंडल पर लेफ्टवर्ड, इसलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट थे तो वर्क डन नेगेटिव आया। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना कि अगर मीन पोजीशन से मतलब नेचुरल लेंथ पोजीशन से चाहे एक्सटेंशन करें चाहे कॉम्प्रेशन करें तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का फार्मूला हाफ kx² होता है। प्लस माइनस हम देख लेंगे, क्या देख लेंगे, यही कि स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, अगर जीरो है तो पॉजिटिव आएगा और पाई है तो नेगेटिव आएगा। तो हाफ kx² वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, हाफ kx²। स्प्रिंग फोर्स kx को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल f dx करेंगे तो kx का इंटीग्रल क्या आएगा, kx²/2। तो kx²/2 मेरा दिमाग में वर्क डन बाय स्प्रिंग बैठा हुआ है ये, लेकिन नेचुरल लेंथ से x नापना है हमको, नेचुरल लेंथ से x नापना है और पॉजिटिव नेगेटिव तो हम वहीं देख सकते हैं। ये भी एक तरीका है, ये तरीका तो बड़ा शानदार है। फार्मूला है वैल्यू रखो आंसर। एक तरीका ये है कि दो टुकड़े में तोड़ के देखो, इसको नेचुरल लेंथ तक ले जाओ, फिर नेचुरल लेंथ से और आगे ले जाओ, दो वर्क डन अलग अलग कैलकुलेट करो, एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव आया, दोनों का सम करो, जो आंसर आया। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स का एक वर्क डन देखिए। मान लीजिए कि ये एक प्लम बॉब है, ठीक है ना, इसकी स्ट्रिंग की लेंथ है L और ये मास m का पार्टिकल। अब इस पर एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स F, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और वो इसको यहाँ से यहाँ तक पोजीशन B तक ले गया। हमेशा ये फोर्स F हॉरिजॉन्टल था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट फोर्स है ये, ठीक है ना, यहाँ तक इसको पहुँचा दिया। तो बताओ वर्क डन बाय फोर्स F फ्रॉम A टू B कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट फोर्स के लिए तो फार्मूला लगा देंगे F.S। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड F है और S cos थीटा कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ है, ये है डिस्प्लेसमेंट। इसके दो कंपोनेंट होंगे, हाँ, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये वाला और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये वाला। ये SY है, ये SX है, SY भी L है और SX भी L है, ठीक है ना। तो बताओ इस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला कितना आया, L आ रहा है, और डायरेक्शन उसकी कैसी है, फोर्स के अलॉन्ग ही है। यूँ भी देखो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक्यूट एंगल है तो वर्क डन पॉजिटिव आने वाला है। तो ये हो जाएगा F इंटू S cos थीटा, यानी SX कितना है L। बस ये आंसर हो गया, सिंपल है, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन। अगली सिचुएशन देखो, वही सिंपल पेंडुलम है, लेंथ L का, मास M का बॉब, पोजीशन A से इसको यहाँ तक ले गए पोजीशन B तक, और जो फोर्स है ना उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, हमेशा टेंजेंशियली अलोंग द डिस्प्लेसमेंट अलोंग दिस सर्कुलर आर्क। ये फोर्स लग रहा है F मैग्नीट्यूड का, ठीक है ना। तो वेरिएबल फोर्स है सब, वेरिएबल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड F always acting tangential to path, सर्कुलर पाथ। तो वर्क डन बाय फोर्स A टू B आपको निकालना है, तो क्या करूं मैं। तो एक तरीका तो ये है कि ये जो पाथ है, पाथ, इस पाथ की लेंथ कितनी है, पूरा होता है 2πr, तो ये कितना होगा πr/2। तो मैं इसको काट के अगर सीधा कर दूं ऐसा, तो ये π/2 इंटू आर्क,
आर्क लेंथ इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, ऐसा लिख सकता हूँ। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स हमेशा सेम डायरेक्शन में रहे तो मेरा वर्क डन बाय फोर्स F इंटू पाई बाई 2R ऐसा आ जाएगा। उनके बीच में एंगल 0 है, cos 0 0 और cos 0 1, तो इतना आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, आंसर आ चुका है शॉर्टकट में। लॉन्ग कट में बताओ, तो लॉन्ग कट में देखो कि यहाँ ये एंगल है थीटा और ये है डी थीटा, तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ds, ठीक है ना। तो मैं वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल dw वेरिएबल फोर्स के हिसाब से काम कर रहा हूँ, F डॉट ds, तो ये हो जाएगा F ds cos 0 और ds को मैंने लिख दिया r d थीटा, छोटा सा आर्क है ये, छोटा सा आर्क, ये रेडियस r मतलब l d थीटा, तो r d थीटा की जगह मैंने क्या लिखा इसको अब l d थीटा, क्योंकि रेडियस कितना है इसका l, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, a से b तक, तो d थीटा मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, फोर्स कांस्टेंट है, ये l भी अपने आप में कांस्टेंट है रेडियस, और थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, तो F इंटू एल तो बाहर हो गया, डी थीटा का इंटीग्रल थीटा आया 0 से पाई बाई 2, तो आंसर कितना आया F L इंटू पाई बाई 2, इतने यूनिट्स। तो वैसे ही आ रहा था, तो मैंने इसको R कह दिया कि कहीं अगर मैं L लिख रहा हूँ कहीं मैं R लिख रहा हूँ तो कोई मैटर नहीं है, आप बात समझो। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी पाई बाई 2 R, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू cos 0, तो ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, इसको समझो, इंटीग्रेशन को थोड़ा सा अवॉइड करो। एक और सिचुएशन देखो, अगली सिचुएशन देखो, एक ऐसा हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, इसका रेडियस r दिया हुआ है, यहाँ पर एक छोटी सी पुली लगाई और इस पुली पर से एक थ्रेड ऐसे आ रहा है जो कि इस छोटे से ब्लॉक, पार्टिकल डायनामिक्स पढ़ रहे हैं अपन, पार्टिकल के रूप में ट्रीट कर सकते हैं, छोटे से ब्लॉक से इसको अपन ने बांध दिया और यहाँ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स F से इसको पुल कर रहे हैं, रेडियस इसका R है, ये इनिशियल पोजीशन है A, ये फाइनल पोजीशन है B, ब्लॉक को ऐसा स्लाइड होते हुए B तक आना पड़ेगा। ये भी रेडियस R हो गया, तो वर्क डन बाय फोर्स F फ्रॉम A टू B कितना होगा। फोर्स F जो है, फोर्स इज ए कांस्टेंट फोर्स, जैसा कि शो किया हुआ है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, ठीक है ना। क्या करूं मैं, तो देखो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन F डॉट एस ऐसे लिख सकता हूं। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट किसका, अरे फोर्स जिस पे लगाया उसका, तो ये जो है ना आपका हैंडल, इस पर ये फोर्स F लगाया जा रहा है और इस हैंडल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो जब ये ब्लॉक यहाँ A से B पर आ जाएगा तो ये इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो धागा अंदर है ना, ये धागा बाहर आ जाएगा, ये जो धागे की लेंथ कितनी है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है r√2, जो अंदर है वो धागा बाहर आ गया तो ये हैंडल r√2 चलेगा, तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना r√2 इंटू cos 0, मतलब वर्क डन कितना आया F इंटू r√2 यूनिट्स।
तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ऐसा किया हमने। आया समझ में? मतलब ये आइडियाज़ हैं जिससे कि आप वर्डन निकालो इंटीग्रेशन को अवॉइड करते हुए। ठीक है। वर्डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट का क्या हिसाब है। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रक जा रहा है और ट्रक एक्सेलरेट हो रहा है, ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा, तो ब्लॉक पर स्टैटिक फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और कुछ इसका ग्राउंड फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो वर्डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इन ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आप ट्रक पर खड़े होकर देखते हो तो इसका फोर्स तो लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन का, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो इन ट्रक रेफरेंस फ्रेम ये 0 आएगा। इसी प्रकार से काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करूं अगर मैं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन मान लीजिए कि एक ये प्लैंक है, स्टेशनरी है। अब एक ब्लॉक इसके ऊपर अपन ने कुछ इनिशियल वेलोसिटी v0 से रवाना कर दिया, दोनों के बीच में क्या है, रफनेस से फ्रिक्शन है। ठीक है ना? तो क्या होगा, इस ऊपर वाले पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और इस नीचे वाले पर काइनेटिक फ्रिक्शन आगे लगेगा। ये रिटार्ड होना शुरू होगा, ये एक्सेलरेट होना शुरू होगा। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक, तो फ्रिक्शन लेफ्ट वर्ड है, डिस्प्लेसमेंट उसका ग्राउंड फ्रेम में बात कर रहा हूँ मैं, राइट वर्ड है। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक कैसा आएगा, नेगेटिव। और ऑन द प्लैंक कितना आएगा, कैसा आएगा, तो प्लैंक पर, तो साइंटिस्ट हो गए, प्लैंक पर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस भी होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन में भी 0, में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव। ठीक है, सभी चीज़। जैसे इस फ्रिक्शन का ट्रक पर वर्क डन निकालें, तो ट्रक पर इस फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव आएगा ग्राउंड फ्रेम में, क्योंकि ट्रक का डिस्प्लेसमेंट है राइट वर्ड और ये स्टैटिक फ्रिक्शन इस ट्रक पर कैसा लगेगा, बैकवर्ड। एक क्वेश्चन करते हैं। अगली सिचुएशन देखिए, एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लिनेशन है थीटा, ये बेस की विड्थ अपने को एल दी हुई है, या एल इसको लेते हैं, हाँ ये ज़्यादा ठीक लग रहा है, हाइट को एच लेते हैं, बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो बेस की विड्थ को क्या लिख लें अपन, डब्ल्यू। ऐसा एक इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा। सब कुछ दिया आपको। यहाँ पर एक ब्लॉक है मास m का और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। तो ये स्टार्टिंग पोजीशन A से नीचे तक B तक आने में वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी तो कांस्टेंट फोर्स है, और काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू एन कितना होगा, mg cos थीटा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा म्यू एन वाले फार्मूले से म्यू इंटू mg cos थीटा। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। ये कांस्टेंट फोर्स है, ग्रेविटी भी जो है वो कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है ना? तो मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी A टू B निकालूँ, वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा mg इंटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो L का कंपोनेंट, L का ये डिस्प्लेसमेंट है AB, इसका एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, इसको हम कहेंगे SY, है कि नहीं? तो हम लिखेंगे mg इंटू SY, मतलब mg इंटू H, और ये पॉजिटिव आ रहा है। क्यों? क्योंकि mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट भी
वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड आ रहा है, ये नीचे आ रहा है पार्टिकल, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, नीचे आ रहा है तो बर्डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो बर्डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव। काइनेटिक फ्रिक्शन का बताओ। काइनेटिक फ्रिक्शन साहब अप द इंक्लाइन लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट डाउन द इंक्लाइन हो रहा था, तो बर्डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एल और कॉस पाई, तो बर्डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ आ रहा है नेगेटिव म्यू एम जी इंटू एल कॉस थीटा। एल कॉस थीटा कितना है भैया, बेस विड्थ के बराबर है कि नहीं। तो फ्रिक्शन को बेस पसंद है, फ्रिक्शन को बेस पसंद है, बर्डन बाय फ्रिक्शन निकालोगे तो फ्रिक्शन फोर्स का बर्डन माइनस नेगेटिव में आ रहा है म्यू एम जी इंटू बेस विड्थ। एक ये आ रहा है एस वाई से लेकर एच और एक ये आ रहा है एस एक्स, ये एस एक्स कह सकता हूँ मैं, ये डब्ल्यू है, मान लो एक्स एक्सिस ऐसी है, वाई एक्सिस ऐसी है, तो एक एस वाई ले लिया इसने वर्टिकल फोर्स ने और फ्रिक्शन ने ले लिया डब्ल्यू, कोइंसिडेंस है, ठीक है। एक और देखिए, अगली सिचुएशन देखिए, इंक्लाइन प्लेन अब की बार प्लेन नहीं है, ऐसा सरफेस है, ऐसे अनड्यूलेटिंग सरफेस है, यहाँ से एक ब्लॉक मास m का चला और इसको मैंने x एक्सिस कहा, इसको मैंने y एक्सिस कहा और इसको यहाँ तक आना है, बेस विड्थ वही w, हाइट h। अब आपको वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है। वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ए टू बी निकालना है। क्या करूं मैं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी तो कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ए बी, तो मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी तो लिखूंगा कांस्टेंट फोर्स के हिसाब से वेट डॉट ए बी, तो ये हो जाएगा एम जी इंटू एच इंटू कॉस जीरो। देखो ना, ये एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड है और ये डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ये इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो बर्डन बाय ग्रेविटी हो गया प्लस एम जी एच, ठीक है। अब एक और तरीके से भी सोच सकते हैं, देखो यहाँ पर थोड़ा सा छोटे से डिस्प्लेसमेंट ds के लिए, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ये ds, यहाँ ब्लॉक पर, और ये एंगल क्या है थीटा, इसका एबीडी बनाया मैंने, ये एंगल थीटा है, यहाँ ब्लॉक है, ब्लॉक का ये वेट mg ऐसा लग रहा है और काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसा लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा होगा, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds, इसके दो कंपोनेंट होंगे, हाँ, एक ऐसा होगा वर्टिकल dy और एक ऐसा होगा हॉरिजॉन्टल dx, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, इंटीग्रल f डॉट डी एस से वेट डॉट डी एस से मैं लिखूंगा एम जी इंटू डी एस इंटू डी एस ऐसा है और एम जी ऐसा, ध्यान रखना डी एस ऐसा, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, ये वाला 90 माइनस थीटा, हाँ कि ना, यस, तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया एम जी
इंटू डी एस साइन थीटा। अब डी एस साइन थीटा क्या है? तो डी एस कॉस थीटा तो है डी एक्स। देखो डी एस कॉस थीटा तो है डी एक्स, और डी एस साइन थीटा क्या है? डी वाई। तो मैंने इसको डी एस साइन थीटा को क्या लिख दिया? डी वाई। और y वेरीज फ्रॉम ऊपर से चला तब यहाँ पर y 0 था और ये नीचे आया। कितना नीचे आया? तो सोचो ये dy, फिर dy, फिर dy, फिर dy, ऐसे सारे dy ऐड करोगे तो h आ जाएगा कि नहीं आएगा? mg तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। dy ऐड करोगे तो क्या आएगा? तो वो h आएगा, या dy का इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू h करेंगे तो h आएगा। तो बर्डन बाय ग्रेविटी मैंने निकाला प्लस mgh। तो ये एक और दूसरा तरीका हो गया, ठीक है ना, इंटीग्रेशन की मदद से। चलो बर्डन बाय ग्रेविटी निकालना तो आसान काम है, वो कांस्टेंट फोर्स है तो आपने काम कर लिया। पर ये नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है अलग अलग जगह पर। तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन का बर्डन कैसे निकालूं? तो मैं इसको मिटाकर काइनेटिक फ्रिक्शन का बर्डन निकालता हूं। इतना पार्ट मिटाता हूं। तो मैं अब बर्डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एंड बर्डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन लेकर चल रहा हूँ। तो नॉर्मल रिएक्शन देखो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इंटीग्रल एंड डॉट डी एस जब करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन और डी एस के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री है, इसलिए ये आंसर 0 आएगा। सिंपल। इनके बीच में एंगल, नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हमेशा 0 है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन का सवाल उठता है, तो भैया काइनेटिक फ्रिक्शन का बर्डन कैसे निकालें? तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। तो बर्डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिटली डायरेक्टेड है काइनेटिक फ्रिक्शन और ds, हाँ कि ना? तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट ds में बर्डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आया? तो ये आया म्यू mg कॉस थीटा इंटू ds, और ये कॉस पाई से एक माइनस लग गया। नॉर्मल रिएक्शन कितना है? mg कॉस थीटा, ये mg कॉस थीटा हो जाएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू n है ना। अब इसमें से कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा? ds इंटू कॉस थीटा। ds इंटू कॉस थीटा क्या है? ds इंटू कॉस थीटा dx है। तो मैं इसको माइनस म्यू mg इंटीग्रल dx फ्रॉम 0 टू w ऐसा लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो ये dx, छोटे छोटे dx, सारे dx मिलकर जब ऐड करोगे तो w हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस म्यू mg इंटू w। तो वही एक्सप्रेशन आ गया बर्डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन का, वही एक्सप्रेशन आ रहा है। जो ये अगर सरफेस सीधी होती, प्लेन होती सरफेस, तो भी बर्डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इतना ही आ रहा था। अभी इस तरह की अंड्यूलेटिंग सरफेस है, तब भी काइनेटिक फ्रिक्शन का बर्डन उतना ही आ रहा है। mg का बर्डन जितना पहले आ रहा था mgh, उतना ही अभी भी आ रहा है mgh। और नॉर्मल रिएक्शन का बर्डन पहले भी 0 था, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर था। यहाँ भी नॉर्मल रिएक्शन का बर्डन 0 है। मतलब ये सरफेस प्लेन हो या ये सरफेस अंड्यूलेटिंग हो, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, चाहे फ्रिक्शन चाहे ग्रेविटी, सेम आएगा। बस आज का लेक्चर अपन यहाँ स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टर्न पर वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। थैंक यू वेरी मच।